दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने इतिहास, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम देख रहे थे भारत एवं विश्व का भूगोल, जिससे संबंधित कुछ वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस जो वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, वह देखेंगे हमारा भारत एवं विश्व के भूगोल के तहत टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2023 के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब देखेंगे दोस्तों हम जो इससे आगे के जो प्रश्न हमारे पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, 2023 तक के प्रश्न जो कि परिवहन टॉपिक से संबंधित हैं, उससे संबंधित प्रश्न हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब 2023 में जो हमारा पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे वीडियोस के प्रश्न जो हम लोग हल करते चल रहे हैं वो आगामी परीक्षा की दृष्टि से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए देखते हैं दोस्तों। 2023 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो 2023 में हमारा पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 2023 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल और टॉपिक देख रहे थे हम लोग उसके तहत परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम लोग 2023 में पूछे गए पहले प्रश्न को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इसमें 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न जो कह रहा है दोस्तों वह भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट जो है वह कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। ठीक है, फिर देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन जो पूर्व पश्चिम गलियारा यानी कि कॉरिडोर है वह डिब्रूगढ़ और सूरत को क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से क्या दोस्तों, जोड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें दोस्तों क्या कह रहा है कि बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, कोई भी नहीं, कोई भी पॉइंट यानी कि हमारे सही नहीं दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिएगा, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों हमारा क्या, कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन क्या है, कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि त्रिपक्षीय राजमार्ग यानी कि मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में क्या है, कुनमिंग से जोड़ता है। तो कोई भी पॉइंट हमारे सही नहीं दिए गए हैं, हम लोगों ने आंसर मार्क किया दोस्तों ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, यहाँ देखेंगे दोस्तों हम। चलिए देखिए यहाँ व्याख्या इसकी क्या दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, चलिए देखिए व्याख्या इसका क्या कह रहा है दोस्तों, पहला जो हमारा पॉइंट दिया गया था, कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को क्या करता है दोस्तों, पोरबंदर से जोड़ता है। अतः हमारा कथन एक सही नहीं है। पहला पॉइंट हमारा प्रश्न में क्या दिया गया था, वह कह रहा था कि दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन जो पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर है वह डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। तो यह पॉइंट हमारा गलत है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन जो पूर्व पश्चिम गलियारा है यह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसको, सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तीन देशों को भारत में मोरेह से म्यांमार में बागान के माध्यम से थाईलैंड में माई साथ को जोड़ता है। अतः कथन दो भी हमारा सही नहीं है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तीन देशों को भारत में मोरेह से म्यांमार में बागान के माध्यम से थाईलैंड में माईसात को जोड़ता है। अतः कथन दो भी हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है दोस्तों, BCIM कॉरिडोर 2800 किलोमीटर लंबा कोलकाता से पहले म्यांमार में मांडले और बांग्लादेश में ढाका जैसे प्रमुख शहरों से गुजरते हुए
चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग को कोलकाता से जोड़ने का प्रस्ताव करता है, अतः कथन 3 भी हमारा सही नहीं है। फिर देखिए, BCIM कॉरिडोर 2800 किलोमीटर लंबा, कोलकाता से पहले म्यांमार में मांडले और बांग्लादेश में ढाका जैसे प्रमुख शहरों से गुजरते हुए चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग को कोलकाता से जोड़ने का क्या दोस्तों प्रस्ताव करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो तीनों पॉइंटों को हम लोगों ने देख लिया है और हम लोगों ने आंसर मार्क किया था। पूछ रहा था कि कितने पॉइंट सही दिए गए हैं, तो कोई भी पॉइंट उसमें सही नहीं दिए गए थे। हम लोगों ने आंसर मार्क किया था दोस्तों विकल्प डी, ठीक है। चलिए, अब जो परिवहन टॉपिक से 2017 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, उनको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 2017 में जो हमारे परिवहन टॉपिक यानी कि ट्रांसपोर्ट से पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, क्या है, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों हम सही आंसर मार्क करेंगे वह मार्क करेंगे क्या, ऑप्शन बी यानी कि 7, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। याद रखिएगा, प्रश्न कह रहा था कि यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी 7, ठीक है। व्याख्या देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कोहिमा हमारा नागालैंड में है और कोट्टायम दोस्तों हमारा केरल में है, ठीक है। कह रहा है कि कोहिमा नागालैंड से कोट्टायम केरल की यात्रा में कुल 7 राज्यों से क्या दोस्तों गुजरना होगा, जो है, चलिए देखिए यहाँ कौन कौन से। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा नागालैंड, ठीक है दोस्तों। फिर कौन सा हो जाएगा, नागालैंड के बाद हो जाएगा दोस्तों असम, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा, फिर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा तमिलनाडु या कर्नाटक और फिर हो जाएगा दोस्तों केरल, ठीक है। याद रखें, प्रश्न कह रहा था कि यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी 7, ठीक है। व्याख्या कह रहा है कि कोहिमा नागालैंड से कोट्टायम केरल की यात्रा में कुल 7 राज्यों से हमें गुजरना होगा, जो है दोस्तों पहला है नागालैंड, दूसरा है दोस्तों कौन सा, वह है दोस्तों असम, तीसरा है दोस्तों पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश, छठा है तमिलनाडु या कर्नाटक और लास्ट है दोस्तों हमारा केरल, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिवहन टॉपिक से 2016 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है, ठीक है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। टॉपिक चल रहा है दोस्तों हमारा क्या, परिवहन, और सब्जेक्ट देख रहे थे भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। चलिए देखिए, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का क्या दोस्तों पता लगाया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा कौन, इसका सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा कौन, वह है राजस्थान, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिए, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी राजस्थान। इसकी व्याख्या देखिए, राजस्थान सरकार ने दोस्तों जालौर में कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण प्रस्तावित किया है, ठीक है। यह अंतर्देशीय बंदरगाह कच्छ क्रीक के साथ साथ विकसित चैनल के माध्यम से अरब सागर से क्या दोस्तों जोड़ा जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा था कि हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है। तो ऑप्शन डी राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 2014 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। जो 2014 में हमारा परिवहन टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग और इससे जुड़े शहर, ठीक है। पहला कह रहा है दोस्तों NH4, कह रहा है कि चेन्नई और हैदराबाद, ठीक है। दूसरा कह रहा है दोस्तों
दोस्तों NH6 कह रहा है मुंबई और कोलकाता, ठीक है। तीसरा कह रहा है NH15, वह कह रहा है अहमदाबाद और जोधपुर, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म हमारे क्या है दोस्तों सही सुमेलित हैं, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, कोई नहीं, ठीक है। फिर से देखें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और इससे जुड़े क्या दोस्तों शहर, ठीक है। पहला कह रहा है NH4, तो यह हो जाएगा दोस्तों चेन्नई और हैदराबाद, ठीक है। NH6 कह रहा है मुंबई और कोलकाता। NH15 कह रहा है दोस्तों क्या है, वह है दोस्तों हमारा अहमदाबाद और जोधपुर, ठीक है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया, कोई नहीं। व्याख्या इसकी हम देखेंगे, चलिए देखें इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग और उससे जुड़े शहरों का युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। NH4 जो है दोस्तों यह हमारा जुड़ा हुआ है ठाणे मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, अतः युग्म 1 हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। जो NH4 है दोस्तों यह हमारा ठाणे मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, अतः युग्म 1 हमारा सुमेलित नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, NH4 ठाणे मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, अतः युग्म 1 हमारा सुमेलित नहीं है। दूसरा पॉइंट देखें, NH6 है दोस्तों यह हजीरा गुजरात को क्या है दोस्तों किससे जोड़ता है, वह जोड़ता है दोस्तों कोलकाता से, ठीक है, अतः युग्म 2 भी हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। NH6 है दोस्तों यह हजीरा गुजरात को कोलकाता से जोड़ता है, अतः युग्म 2 भी हमारा क्या है दोस्तों सुमेलित नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप देखेंगे NH15 यह है दोस्तों हमारा पठानकोट पंजाब को क्या है, समाखियाली गुजरात से जोड़ता है, अतः युग्म 3 भी हमारा क्या है दोस्तों सुमेलित नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नोट क्या कह रहा है, कह रहा राष्ट्रीय राजमार्गों की नई संख्या निर्धारण के अनुसार, ठीक है। अभी इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको देखें। NH15 देखें क्या कह रहा है, NH15 कह रहा है दोस्तों कि यह पठानकोट पंजाब को क्या है, समाखियाली गुजरात से जोड़ता है, अतः युग्म 3 भी हमारा सुमेलित नहीं है। एक बार और देख लेंगे, NH4 दोस्तों जोड़ता है ठाणे मुंबई को चेन्नई से, अतः युग्म 1 हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। NH6 जोड़ता है दोस्तों हजीरा गुजरात को कोलकाता से, अतः युग्म 2 भी हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तीसरा कह रहा था NH15 तो यह पठानकोट पंजाब को समाखियाली गुजरात से जोड़ता है, अतः युग्म 3 भी हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। नोट देखें, राष्ट्रीय राजमार्गों की नई संख्या निर्धारण के अनुसार जो NH4 है दोस्तों अब यह जोड़ेगा अंडमान निकोबार में क्या है, चिड़िया टापू को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें, अंडमान निकोबार में चिड़िया टापू को दोस्तों पोर्ट ब्लेयर से जोड़ता है। अब कौन, तो वह है दोस्तों हमारा NH4। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, NH4 अंडमान निकोबार में चिड़िया टापू को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। NH6 देखिए क्या कह रहा है, यह जोड़ता है दोस्तों जोरबाट मेघालय से सीलिंग जोखावतार मिजोरम को जोड़ता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जोरबाट मेघालय से सीलिंग जोखावतार मिजोरम को जोड़ता है दोस्तों हमारा NH6। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, जोरबाट मेघालय से सीलिंग जोखावतार मिजोरम को जोड़ता है। इस पॉइंट को याद रखिए। NH15 क्या है, तो यह दोस्तों बाईहटा चराली असम से वाकरो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, बाईहटा चराली असम से वाकरो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, यहाँ देख लें एक बार और कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग और इससे जुड़े शहर, NH4 दे रहा है चेन्नई और हैदराबाद, तो यह जोड़ता था दोस्तों NH4 हमारा ठाणे को चेन्नई से, ना कि चेन्नई को हैदराबाद से, ठीक है। NH6 हमारा मुंबई और कोलकाता, तो याद रखें NH6 हमारा दोस्तों हजीरा को कोलकाता से जोड़ता था, ठीक है। NH15 है अहमदाबाद और जोधपुर, तो यह दोस्तों हमारा हो जाएगा पठानकोट पंजाब को समाखियाली गुजरात से जोड़ता है, ना कि अहमदाबाद और जोधपुर को, ठीक है। तो तीनों ही पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं, कोई भी हमारे पॉइंट सुमेल नहीं है। हम लोगों ने आंसर मार्क किया है, कोई नहीं, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थान, ठीक है। क्या है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थान। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस टॉपिक से जुड़े भी प्रश्न दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के क्या है सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, बेंगलुरु, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ देखो क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बेंगलुरु 77.59 क्या है, वह है हमारा
डिग्री ईस्ट में। ठीक है, दिल्ली क्या कह रहा है 77.10 डिग्री ईस्ट में, और हैदराबाद है दोस्तों 78.48 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, नागपुर है दोस्तों हमारा 79.088 डिग्री ईस्ट में, और पुणे है दोस्तों हमारा 73.85 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर मार्क करेंगे बंगलुरु 77.59 ईस्ट। ठीक है, यहां देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देशांतरीय अवस्थिति के आधार पर बंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो याद रखें दोस्तों, बेंगलुरु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हम इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देशांतरीय अवस्थिति के आधार पर बंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले दोस्तों, क्योंकि आगामी जो हमारी 16 जून 2024 को परीक्षा लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे पीवाईक्यू जो हम लोग हल करते चल रहे हैं वह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते चले दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों। ठीक है, टॉपिक चल रहा था राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थान। ठीक है, और सब्जेक्ट देख रहे थे भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, 2017 में जो इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखेंगे, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थान टॉपिक से। ठीक है, चलिए 2017 में जो इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों चांदीपुर में। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी चांदीपुर में। ठीक है, क्या है, कह रहा है हमारी व्याख्या कि दिए गए विकल्पों में चांदीपुर एक ऐसा स्थान है जहां दिन में 2 बार क्या है, समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे हट जाता है। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्री किनारे क्या है, कह रहा है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है। तो याद रखें चांदीपुर में। फिर देखिए, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन सी चांदीपुर बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, व्याख्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में चांदीपुर एक ऐसा स्थान है जहां दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर क्या दोस्तों पीछे हट जाता है, अतः विकल्प सी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए 2015 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थान हमारा टॉपिक चल रहा था, सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल। चलिए 2015 में जो इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। कह रहा है कि भारत एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का क्या है, अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहे या कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों मेघालय। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों मेघालय इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों मेघालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए,
व्याख्या इसकी जो कह रहा है दोस्तों, वह कह रहा है कि सही विकल्प ए अर्थात मेघालय है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु में जीवित जड़ पुल की उपलब्धता नहीं है। चलिए पहला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि हमारे देश के मेघालय राज्य में कई जीवित जड़ पुल हैं। इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित जड़ पुलों की क्या है दोस्तों, भरमार है। फिर देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हमारे देश के मेघालय राज्य में क्या है दोस्तों, कई जीवित जड़ पुल हैं। ठीक है, इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित जड़ पुलों की क्या है दोस्तों, भरमार है। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि चेरापूंजी क्षेत्र में रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है। क्या है, चेरापूंजी क्षेत्र में रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है। यह वट वृक्ष जैसा होता है जिसकी शाखाएं जमीन को छूकर क्या है, नई जड़ बना लेती हैं। फिर देखिए, चेरापूंजी क्षेत्र में रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है। यह वट वृक्ष जैसा होता है जिसकी शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ क्या दोस्तों, बना लेती हैं। ठीक है, इसी तरह इस पेड़ की अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में बढ़ सकती हैं। खासी जनजाति के लोग रबर ट्री की सहायता से कई जीवित जड़ पुल बना चुके हैं। छोटी छोटी नदियों को पार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और स्थानीय भाषा में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जिंग केंग ईरो कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि चेरापूंजी क्षेत्र में दोस्तों रबर ट्री नामक क्या एक वृक्ष पाया जाता है। यह वट वृक्ष जैसा होता है जिसकी शाखाएं जमीन को छूकर क्या, नई जड़ बना लेती हैं। इसी तरह इस पेड़ की अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में बढ़ सकती हैं। खासी जनजाति के लोग रबर ट्री की सहायता से कई जीवित जड़ पुल बना चुके हैं। छोटी छोटी नदियों को पार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखें। कह रहा है कि सुरक्षा के लिए इन पुलों के नीचे की ओर पत्थर बिछाकर उपयुक्त रास्ता बना दिया जाता है तथा दोनों ओर लोहे या किसी अन्य प्रकार की जाली लगा दी जाती है। ठीक है, नोट कह रहा है अगर किसी पेड़ को काटे बिना इससे पुल बना दिया जाए तो इसे जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सुरक्षा के लिए इन पुलों के नीचे की ओर पत्थर बिछाकर उपयुक्त रास्ता बना दिया जाता है तथा दोनों ओर लोहे या किसी अन्य प्रकार की जाली लगा दी जाती है। ठीक है, नोट कह रहा है कि अगर किसी पेड़ को काटे बिना इससे पुल बना दिया जाए तो इसे जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2015 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को क्या दोस्तों, इंगित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए फिर से क्या कह रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दोस्तों इंगित करता है। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा क्या, सही आंसर मार्क करेंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को क्या दोस्तों इंगित करता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों और गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसका सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है तथा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है जिसका सबसे पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर से देखें कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसका सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है तथा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है जिसको क्या है, जिसका सबसे पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसका सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तथा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है जिसका सबसे पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, 2012 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। टॉपिक चल रहा था दोस्तों राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थान, और सब्जेक्ट देख रहे थे भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। या उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। क्या है, कह रहा है कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, इसका 80% से अधिक क्षेत्र क्या है, वन आवरणा अंतर्गत है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन
वन आवरणा अंतर्गत है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। ठीक है, फिर देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसका 80% से अधिक क्षेत्र क्या है, वन आवरणा अंतर्गत है, और तीसरा पॉइंट है कि 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। फिर कह रहा है कि इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणा अंतर्गत है, और तीसरा कह रहा है कि 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के क्या है, रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 2011 में जो इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आंसर हम लोगों ने मार्क किया था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिए 2011 में जो इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की क्या है दोस्तों, विशिष्टताएं हैं। ठीक है, फिर से देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की क्या है दोस्तों, विशिष्टताएं हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं क्या है दोस्तों, अर्धशुष्क है। क्या है, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गुजरात। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की क्या है, विशिष्टताएं हैं। पहला है कि उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। ठीक है, दूसरा है कि उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा कह रहा है कि उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती क्या है, अधिक होती है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी विशिष्टताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं, तो याद रखें दोस्तों गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, व्याख्या देखें इसकी क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि गुजरात पश्चिमी भारत का क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसका उत्तरी भाग लगभग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। इसका प्रमुख कारण है अरेबियन शाखा के दक्षिण पश्चिमी मानसून के रास्ते में किसी पर्वतीय अवरोध का ना होना है। क्या है, इसका प्रमुख कारण है अरेबियन शाखा के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रास्ते में किसी पर्वतीय अवरोध का ना होना, जिससे मानसूनी हवाएं क्या दोस्तों, सीधी निकल जाती हैं। गुजरात में काली मृदा की क्या है, उपलब्धता भी है, जो कपास के उत्पादन हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारकों में से एक है। ठीक है, गुजरात की कृषि फसलों का प्रमुख घटक कपास उत्पादन है। मूंगफली, दलहन, तिलहन, गन्ना, आम, केला, नींबू, अमरूद, प्याज इत्यादि इसकी अन्य प्रमुख नगदी फसलें हैं। यहाँ चावल, गेहूं, बाजरा इत्यादि खाद्य फसलें भी उपजाई जाती हैं, परंतु इनका उत्पादन नगदी फसलों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न हमारा कह रहा था दोस्तों, क्या ध्यानपूर्वक देखें यहाँ क्या कह रहा था, वह है हमारा कि निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं। पहला है कि उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। दूसरा है कि उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में क्या है, नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा गुजरात। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसकी व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा जो ज्योग्राफी के अंतर्गत टॉपिक स्टार्ट होगा वह है इंडियन ज्योग्राफी। अब तक हम लोग देख रहे थे, अब देखेंगे दोस्तों हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। ठीक है, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2023 में जो इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए, कह रहा था विश्व का भूगोल और टॉपिक है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। चलिए पहला प्रश्न देखें, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, अंतरिक्ष में पिंड और उनका वर्णन करना है। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों सेफिड। ठीक है, तो सेफिड क्या है, अंतरिक्ष में धूल और गैस के क्या है दोस्तों, विशेष क्या है, विशाल बादल हैं। ठीक है, कह रहा है सेफिड, तो अंतरिक्ष में धूल और गैस के क्या है दोस्तों, विशाल बादल हैं हमारे सेफिड। ठीक है, फिर देखिए निहारिकाएं क्या है दोस्तों, तो यह है तारे जो आवर्ती रूप से क्या है, जलते बुझते हैं। निहारिकाएं क्या हैं, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। और पल्सर क्या है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे, उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं इसमें सही दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न, फिर से देखें कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है अंतरिक्ष में पिंड और उनका वर्णन। ठीक है, सेफिड कह रहा है दोस्तों क्या, कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के क्या है, विशाल बादल हैं हमारे सेफिड। ठीक है, निहारिकाएं क्या कह रहा है,
तारे जो आवर्ती रूप से क्या है दोस्तों, जलते बुझते हैं। ठीक है, पल्सर क्या है, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका विशाल क्या है, और उनका निपात हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीनों ही पॉइंट हमारे गलत दिए हैं, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था कोई भी नहीं। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, तो कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, व्याख्या इसकी देखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए व्याख्या देखिएगा दोस्तों इसकी। चलिए देखिए व्याख्या कह रहा है दोस्तों सेफिड्स। ठीक है, तो सेफिड्स जिन्हें सेफिड वेरिएबल्स भी कहा जाता है, ऐसे तारे होते हैं जो समय समय पर तीव्र एवं मंद रूप से क्या प्रकाशित होते हैं। इस विशेषता के कारण इन्हें लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांडीय मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। अतः युग्म एक हमारा सही सुमेलित नहीं है। फिर देखिए कह रहा है हमारा सेफिड्स जिन्हें क्या दोस्तों, सेफिड वेरिएबल्स भी कहा जाता है, ऐसे तारे होते हैं जो समय समय पर तीव्र एवं मंद रूप से प्रकाशित होते हैं। इस विशेषता के कारण इन्हें लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांडीय मानदंड यानी कि कॉस्मिक यार्डस्टिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। अतः युग्म एक हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो सेफिड्स कौन है, सेफिड्स जिन्हें सेफिड वेरिएबल्स भी कहा जाता है, ऐसे तारे होते हैं दोस्तों जो समय समय पर तीव्र एवं मंद रूप से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, और इस विशेषता के कारण इन्हें लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांडीय मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। अतः युग्म एक हमारा सही सुमेलित नहीं है। चलिए निहारिकाएं देखें, क्या निहारिकाएं हम किसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक देखें। यहां कह रहा है दोस्तों दूसरा पॉइंट कि निहारिकाएं अंतरिक्ष में धूल एवं गैस का क्या है दोस्तों, विशाल बादल हैं। कुछ निहारिकाएं एक से अधिक नेबुला, एक मृत तारे के विस्फोट से निकली गैस और धूल के माध्यम बनते हैं, जैसे कि सुपरनोवा। अतः युग्म दो हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निहारिकाएं अंतरिक्ष में धूल एवं गैस का विशाल बादल हैं। कुछ निहारिकाएं एक से अधिक नेबुला, एक मृत तारे के विस्फोट से निकली गैस और धूल के माध्यम बनते हैं, जैसे कि सुपरनोवा। अतः युग्म दो भी हमारा सही सुमेलित नहीं है। अगला पॉइंट देखें, पल्सर घूर्णन कर रहे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनमें नियमित अंतराल पर क्या है, विकिरण के स्पंदन पाए जाते हैं, जो सामान्यतः मिलीसेकंड से सेकंड तक होते हैं। क्या है, पल्सर हमारे घूर्णन कर रहे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनमें नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन पाए जाते हैं, जो सामान्यतः मिलीसेकंड से सेकंड तक होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि पल्सर घूर्णन कर रहे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनमें नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन पाए जाते हैं, जो सामान्यतः मिलीसेकंड से सेकंड तक होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब विश्व का भूगोल हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से संबंधित 2022 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या कह रहा है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान यानी कि सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन कौन से संभव प्रभाव होंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि यदि कोई मुख्य सौर तूफान यानी कि सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से हमारे संभव प्रभाव होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखें, यहाँ क्या कह रहा है कि जीपीएस और दिक् संचालन यानी कि नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि विश्वतीय क्षेत्रों में क्या है, सुनामियां आ सकती हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि ग्रह के अधिकांश हिस्से पर क्या है, दावा अग्नियां घटित हो सकती हैं। छठा कह रहा है कि उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। और सातवां पॉइंट कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार क्या दोस्तों बाधित हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि हमारा पहला पॉइंट जो दिया गया है कि जीपीएस और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दोस्तों कि विश्वतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो कह रहा है क्या कि बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, तो यह पॉइंट भी हमारा दोस्तों सही दिया गया है। ठीक है, पहला और तीसरा पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावा अग्नियां घटित हो सकती हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर छठा कह रहा है कि उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों सही दिया गया है कि उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। और सातवां पॉइंट जो कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित
बाधित हो सकता है। तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, तो जो सही पॉइंट है वह है दोस्तों फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स और सेवेंथ, सेकंड और फिफ्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया है दोस्तों, वह है क्या, यहाँ देखें सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है 1, 3, 4, 6 और 7 पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे सही नहीं दिए गए हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, एक बार ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे प्रश्न कह रहा था दोस्तों, यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा था कि यदि कोई, क्या है ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ कह रहा है कि यदि कोई मुख्य सौर तूफान यानी कि सौर प्रज्वाल की बात कर रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। तो याद रखें दोस्तों, पहला पॉइंट कह रहा था कि जीपीएस और दिक् संचालन यानी कि नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा था कि विश्वतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, यह पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा था कि बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। चौथा कह रहा है कि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। पांचवा कह रहा था कि ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावा अग्नियां घटित हो सकती हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। छठा पॉइंट कह रहा था कि उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। और सातवां जो पॉइंट कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था दोस्तों, वह है क्या, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी, केवल 1, 3, 4, 6 और 7 पॉइंट सही दिए गए हैं। सेकंड और फिफ्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक से, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल टॉपिक से पूछे गए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से और आगे के प्रश्न क्या पूछे गए हैं। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए विश्व के भूगोल से संबंधित आगे के टॉपिक को हम देखेंगे। आगे ब्रह्मांड और सौर मंडल टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। ठीक है, 2022 में पूछे गए प्रश्नों को हम देख रहे थे। पहला प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, 2022 में जो पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको देखेंगे। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। क्या है, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर मार्क करेंगे जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। क्या है, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून यानी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा साल का सबसे लंबा दिन होता है। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। तो याद रखिए दोस्तों, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून यानी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा साल का सबसे लंबा दिन होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा था कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है, तो याद रखिएगा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम 2021 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ देखेंगे। हमारा विश्व का भूगोल से 2021 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा क्या, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। इस टॉपिक से पूछे गए 2021 में प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या है, फिर देखिए, कह रहा है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा कि प्रकाश की गति स्पीड सदैव क्या है, एक समान होती है। फिर देखिए, कह रहा है हमारा कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखें, प्रकाश की गति या स्पीड सदैव एक समान होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष क्या है, यह व्याख्या देखेंगे। एक प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, दूरी की माप है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश की किरण एक पृथ्वी वर्ष में तय करती है। क्या है, प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है और यह गति पूरे ब्रह्मांड में हमेशा क्या, एक समान रहती है। एक वर्ष में प्रकाश, फिर से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखें, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। ठीक है, व्याख्या देखें, एक प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की माप है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश की किरण एक पृथ्वी वर्ष में क्या दोस्तों तय करती है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है और यह गति पूरे ब्रह्मांड में हमेशा एक समान रहती है। एक वर्ष में प्रकाश। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखेगा यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय दूरी क्या है,
46,110 टू दी पावर 12 किलोमीटर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। आइंस्टीन के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक चीज़ दोस्तों निरपेक्ष है और वह है प्रकाश की गति, बाकी सब कुछ क्या है दोस्तों, सापेक्ष है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हम लोगों ने मार्क किया था विकल्प डी और प्रश्न हमारा कह रहा था कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन डी हम लोगों ने मार्क किया था कि प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक से पूछे गए 2012 में जो हमारे प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। फिर देखिए कह रहा है कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से क्या है, किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में क्या है, उद्धृत करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही दिए गए हैं, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही नहीं दिए गए हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, ठीक है। तीसरे और चौथे पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। पहला पॉइंट जो दिया गया है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, ठीक है। तो पहला और सेकंड पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। सही आंसर मार्क किया हम लोगों ने ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्याख्या इसकी कह रहा है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में क्या है, एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है, ठीक है। कह रहा है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है, ठीक है। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प 1, 2 व 4 उपलब्ध नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में विकल्प ए, फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या हैं दोस्तों, सही हैं, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान क्या है, उल्लेखनीय है, ठीक है। कह रहा है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवाओं का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में क्या माना जा रहा है। उपर्युक्त प्रश्न के विकल्प में 1, 2 व 4 उपलब्ध नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में विकल्प ए हमारे फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने आंसर मार्क किया था दोस्तों, क्या है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक एक बार और देखेंगे कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। तो पहला कह रहा है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, दूसरा कह रहा है अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, ठीक है। तो हम लोगों ने मार्क किया फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1 और 2 हम बिल्कुल पॉइंट सही दिए गए हैं, ऑप्शन ए हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए 2021 में पूछे गए 2012 में जो पूछा गया दोस्तों हमारा ब्रह्मांड एवं सौर मंडल टॉपिक से दूसरा प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, यहां देखें, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, क्या है, ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था, तो जो वहां से पूर्व में क्या दोस्तों 5 किलोमीटर की दूरी पर था। क्या कह रहा है, देखें यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, ठीक है। और कह रहा है कि उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में क्या दोस्तों 5 किलोमीटर की दूरी पर था, ठीक है। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया, ठीक है। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या है, कह रहा है इसका सही आंसर होगा ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले, क्या है,
ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें क्या कह रहा है। कह रहा है ध्रुव तारे की स्थिति उत्तर दिशा में होती है, अतः व्यक्ति ध्रुव तारे को क्या है अपनी बाईं ओर रख कर गति करेगा तो उसकी गति पूर्व दिशा में होगी और वह अपने गांव पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में क्या है दोस्तों 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, कह रहा है उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, तो इसका सही आंसर होगा ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ध्रुव तारे की स्थिति उत्तर दिशा में होती है, अतः व्यक्ति ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर गति करेगा तो उसकी गति क्या है पूर्व दिशा में होगी और वह अपने गांव पहुंच जाएगा। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले। ठीक है, चलिए ब्रह्मांड और सौर मंडल टॉपिक से 2011 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें, इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। देखिएगा यहाँ 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों क्षुद्र ग्रह हमारे क्या होते हैं, लघु चट्टानी ग्रहकाएं यानी कि प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में क्या दोस्तों बांधे रहते हैं। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहकाएं यानी कि प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हमारे हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। फिर देखिए, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो सही आंसर उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को, कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं। क्या हैं, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं यानी कि प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हमारे क्या हैं हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में क्या दोस्तों बांधे रखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें कि धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। क्या है, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और थर्ड हमारे सही हैं, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, व्याख्या देखें इसकी क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों क्षुद्र ग्रह सूर्य के परिक्रमा करने वाला एक छोटा निष्क्रिय एवं क्या है दोस्तों चट्टानी पिंड होता है। फिर देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य के परिक्रमा करने वाला एक छोटा निष्क्रिय एवं चट्टानी पिंड होता है। धूमकेतु छोटा पिंड होता है जिसमें चट्टानों, धातु, धूल कणों आदि के साथ हिम एवं गैस पाई जाती है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा से यह हिम वाष्पीकृत हो जाती है जिससे पुच्छ जैसी संरचना का निर्माण होता है। एक बार और देखेंगे, क्षुद्र ग्रह दोस्तों सूर्य के परिक्रमा करने वाला एक छोटा निष्क्रिय एवं क्या है चट्टानी पिंड होता है। ठीक है, धूमकेतु दोस्तों छोटा पिंड होता है जिसमें चट्टानों, धातु, धूल कणों आदि के साथ हिम एवं गैस पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा से यह हिम वाष्पीकृत हो जाती है जिससे पुच्छ जैसी संरचना का दोस्तों निर्माण होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः दोस्तों मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं, किंतु धूमकेतु का पथ अत्यधिक क्या होता है दीर्घवृत्ताकार होता है एवं सामान्यतः ये कूपर बेल्ट नेपच्यून से बाहर का क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे हेली धूमकेतु जिसका परिक्रमण काल 76 वर्ष है अपना अधिकांश समय सूर्य एवं प्लूटो के बीच कूपर बेल्ट में बिताता है। अतः कथन 2 में उल्लिखित अंतर क्या है दोस्तों सही नहीं है। ठीक है, नोट कह रहा है कि हेली धूमकेतु प्रति 76 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं। पिछली बार यह 1986 में दिखा था, अब यह 2062 में दिखेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह
अधिकांशतः मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं, किंतु धूमकेतु का पथ अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार होता है एवं सामान्यतः यह कूपर बेल्ट नेपच्यून से बाहर का क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हेली धूमकेतु जिसका परिक्रमण काल 76 वर्ष है, अपना अधिकांश समय सूर्य एवं प्लूटो के बीच कूपर बेल्ट में बिताता है, अतः कथन 2 में उल्लिखित अंतर सही नहीं है। नोट दे रहा है कि हेली धूमकेतु प्रति 76 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं। पिछली बार यह 1986 में दिखा था, अब यह 2062 में दिखेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों विश्व का भूगोल के तहत, वह है हमारा भू आकृतिक विज्ञान। इससे संबंधित सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्नों को हम लोग देखेंगे सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है, आगामी परीक्षा की दृष्टि से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए भू आकृतिक विज्ञान टॉपिक से 2023 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, देखें यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि अवरक्त तरंगे निचली वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से क्या दोस्तों अवशोषित होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से क्या दोस्तों अवशोषित होती हैं। और डी कह रहा है कि अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन मार्क करेंगे, वह है अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से क्या दोस्तों अवशोषित होती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, देखें पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो देखें यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से क्या दोस्तों अवशोषित होती हैं। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न कह रहा था कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हमारा। ठीक है, आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, 2023 में जो पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखिए यहाँ व्याख्या देख लेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश क्या है, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है और पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को क्या दोस्तों अवशोषित कर लेती हैं। फिर देखिए, लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को क्या दोस्तों अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था विकल्प सी। ठीक है, दूसरा प्रश्न 2023 में जो पूछा गया है उसको देखें ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न पॉइंट कह रहा है कि भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व हमारी पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। ठीक है, फिर देखें दूसरा पॉइंट
कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रकार क्या है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय या ऊपर नीचे कंपन करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए। एक बार और देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व हमारी पी तरंगे क्या दोस्तों अभिलिखित की जाती हैं। ठीक है, क्या है, भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में क्या है, आगे पीछे कंपन करते हैं। क्या है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय या ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या देखें इसकी क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि भूकंप के दौरान दो मुख्य प्रकार की कंपन तरंगे पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगे जिसे हम लोग पी सबसे तेजी से गमन करती हैं और सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं। क्या है, प्राथमिक तरंगे जिन्हें हम लोग प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं दोस्तों, या सबसे तेजी से गमन करती हैं और सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं। द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे पी की तुलना में धीमी गति से गमन करती हैं, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है भूकंप के दौरान दो मुख्य प्रकार की कंपन तरंगे पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगे, ठीक है, जिसे हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं, सबसे तेजी से गमन करती हैं और सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगे या यस तरंगे सेकेंडरी वेव्स पी की तुलना में धीमी गति से गमन करती हैं, अतः कथन एक हमारा क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, चूंकि कह रहा है यस तरंगों का आयाम पी तरंगों की तुलना में अधिक होता है। क्या है, चूंकि यस तरंगों का आयाम पी तरंगों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इन दोनों को सिस्मोग्राफ पर आसानी से दर्ज किया जा सकता है। क्या है, कह रहा है चूंकि यस तरंगों का आयाम पी तरंगों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इन दोनों को सिस्मोग्राफ पर आसानी से दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि चूंकि यस तरंगों का आयाम पी तरंगों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इन दोनों को सिस्मोग्राफ पर आसानी से दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है कि भूकंपीय पी तरंगों को संपीड़ित या अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। ये ध्वनि तरंगों की तरह सतह को आगे और पीछे की ओर कंपित करते हुए गमन करती हैं। फिर देखिए, भूकंपीय पी तरंगों को संपीड़ित या अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। यह ध्वनि तरंगों की तरह सतह को आगे और पीछे की ओर कंपित करते हुए गमन करती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि इसमें कंपन से कण गति क्या है, कह रहा है कि इसमें कंपन से कण गति प्रसार यानी कि अनुदैर्ध्य इसके गमन की दिशा के समानांतर होता है। इस तरह से तरंग गुजरने के बाद पदार्थ अपने मूल अवस्था में आ जाता है। क्या कह रहा है कि इसमें कंपन से कण गति प्रसार अनुदैर्ध्य इसके गमन की दिशा के समानांतर होता है। इस तरह से तरंग गुजरने के बाद पदार्थ अपने मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, भूकंप में एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। क्या है, कह रहा है कि भूकंप में एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग में कंपन से पृथ्वी के कणों का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे ही तरंग गुजरती है या ऊपर और नीचे की ओर दोलन करते हैं, अतः कथन दो हमारा सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग में कंपन से पृथ्वी के कणों का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। जैसे ही तरंग गुजरती है या ऊपर और नीचे की ओर दोलन करते हैं, अतः कथन दो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि भूकंप में जो हमारी यस तरंगे होती हैं या अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं, जबकि दोस्तों हमारी जो पी तरंगे होती हैं या क्या होती हैं, या अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग में कंपन से पृथ्वी के कणों का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। जैसे ही तरंग गुजरती है या ऊपर और नीचे की ओर क्या दोस्तों दोलन करते हैं, अतः कथन दो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, एक बार और देख लेंगे प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ क्या कह रहा था। कह रहा था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कि भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व हमारी पी तरंगे क्या दोस्तों अभिलिखित की जाती हैं। ठीक है, भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व हमारी पी तरंगे क्या दोस्तों अभिलिखित की जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोण या ऊपर नीचे कंपन करते हैं। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। हम लोगों ने आंसर मार्क किया था, वह है हमारा ऑप्शन सी,
फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट सही दिए गए हैं। उत्तर था हमारा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के हमारे जो भू आकृतिक विज्ञान टॉपिक चल रहा था उससे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों वह था विश्व का भूगोल, और टॉपिक देख रहे थे भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, चलिए इस टॉपिक से संबंधित आगे के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, भू आकृतिक विज्ञान टॉपिक से 2018 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखें, पहला पॉइंट जो इसमें कह रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में क्या दोस्तों उत्क्रमित हुआ है। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में क्या दोस्तों उत्क्रमित हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को क्या दोस्तों बदल दिया। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, गलत दिया गया है। फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में क्या दोस्तों उत्क्रमित हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, कह रहा था कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में क्या दोस्तों उत्क्रमित हुआ है। और तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और थर्ड हम राइट आंसर मार्क करेंगे, और इसकी व्याख्या देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ कह रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक क्या है दोस्तों 2 लाख से 3 लाख वर्षों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या दोस्तों उत्क्रमित होता है। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। क्या है, कह रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक 2 लाख से 3 लाख वर्षों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या दोस्तों उत्क्रमित होता है। ठीक है, अतः कथन एक हमारा सही है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी के निर्माण के समय ऑक्सीजन क्या है, अति अल्प मात्रा में उपस्थित थी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में उपस्थित थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि किंतु जब वायुमंडल में जीवधारियों यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई तो हरित संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पादप और कवकों ने वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन का निर्माण किया। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती चली गई। अतः कथन 2 सही नहीं है, जबकि कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से देखेंगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक 2 लाख से 3 लाख वर्षों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमित होता है। अतः कथन 1 हमारा सही है। फिर आगे कह रहा है कि पृथ्वी के निर्माण के समय ऑक्सीजन अति अल्प मात्रा में उपस्थित थी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में उपस्थित थी। किंतु जब वायुमंडल में जीवधारियों यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई तो हरित संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पादप और कवकों ने वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन का निर्माण किया। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती चली गई। अतः कथन 2 सही नहीं है, जबकि कथन 3 हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी जो आगे बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।